नमस्कार दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मुगल राजवंश। कल हमने मुगल राजवंश की स्थापना के बारे में पढ़ा। किस प्रकार से बाबर ने भारत में प्रारंभिक लड़ाइयाँ लड़कर मुगल वंश की स्थापना की या मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी वो सारी हमने पढ़ी। आज दोस्तों हम मुगल काल को आगे पढ़ेंगे। यानी बाबर का उत्तराधिकारी बना था हुमायूं। भारत में बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई भाई। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद में उसका उत्तराधिकारी हुमायूं बना भाई। हुमायूं दोस्तों ऐसे साधारणतः राजा नहीं बन पाया। हुमायूं के भारत में राजा बनने से पहले उसके साथ अनेक षड्यंत्र रचे गए थे। हुमायूं की जगह दूसरे को राजा बनाने का प्रयास किया गया। तो देखिए दोस्तों, वो कौन कौन से षड्यंत्र रचे गए थे, किस प्रकार से हुमायूं ने अपने शासन को सफल बनाया या हुमायूं कहाँ तक सफल रहा और कहाँ तक असफल रहा राजकाज संभालने में, भारत की मुगल सत्ता संभालने में। तो इन सभी बातों का दोस्तों आज हम विश्लेषण करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। हुमायूं एक ऐसा मुगल शासक रहा है जिसने 2 बार शासन किया है भाई। यानी भारत में मुगल वंश में 2 बार शासन करने वाला एकमात्र राजा हुमायूं था भाई। कौन था वो? हुमायूं। हुमायूं ने भारत में 2 बार शासन किया भाई। एक तो 1530 से 1540 ईस्वी में। पहली बार जब हुमायूं शासक बना तो 1530 ईस्वी में बना था भाई। आपको पता ही है कि हुमायूं के पिता बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। तो उसकी मृत्यु के बाद में बाबर का उत्तराधिकारी मुगल साम्राज्य में हुमायूं बना। हुमायूं ने पहला शासन 1540 ईस्वी तक किया भाई। 10 साल का शासन संभाला इसने। इसका विरोधियों से सामना हुआ और एक बार हुमायूं को भारत में मुगल साम्राज्य की सत्ता छोड़नी पड़ी और इसके स्थान पर शेरशाह सूरी शासन करते हैं। लेकिन बाद में आगे चलकर जैसे ही हुमायूं को मौका मिल जाता है, हुमायूं वापस राजगद्दी संभाल लेता है या मुगल साम्राज्य का संस्थापक बन जाता है। हुमायूं दूसरी बार 1555 ईस्वी में मुगल शासक बनता है और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ये जो दूसरा कालक्रम था, शासन काल था, यह केवल 6 महीने का शासन था भाई। क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि हुमायूं ने जब 6 माह तक भारत में मुगल सम्राट के रूप में शासन किया या मुगल बादशाह के रूप में शासन किया, तो वो कार्यकाल कब से कब तक था? दूसरा कार्यकाल था वह है 1555 से 1556 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। और इसका पहला कार्यकाल था 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक। इस प्रकार भारत में 2 बार मुगल बादशाह बनने वाला एकमात्र शासक हुमायूं था, जो भारत में बाबर का उत्तराधिकारी बना। अब दोस्तों, हुमायूं के भारत में बादशाह बनने से पहले एक षड्यंत्र रचा गया था भाई। उसका नाम था मीर खलीफा षड्यंत्र। क्या था ये मीर खलीफा षड्यंत्र और हमें इस मीर खलीफा षड्यंत्र की जानकारी कहां से मिलती है? मीर खलीफा षड्यंत्र की जानकारी जिस पुस्तक से मिलती है उसका नाम है तारीख-ए-अकबरी। अर्थात तारीख-ए-अकबरी नामक पुस्तक में मीर खलीफा षड्यंत्र का उल्लेख किया गया है और यह पुस्तक निजामुद्दीन के द्वारा लिखी गई है भाई। किसके द्वारा लिखी गई है? निजामुद्दीन के द्वारा। तो यहां 2 बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हुमायूं के राजवंश में मीर खलीफा षड्यंत्र की जानकारी हमें कौन से पुस्तक से मिलती है? तारीख-ए-अकबरी पुस्तक से। दूसरी बात, तारीख-ए-अकबरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? निजामुद्दीन के द्वारा लिखी गई। इस षड्यंत्र के अनुसार हुमायूं के स्थान पर किसको राजा बनाना तय हुआ था भाई? मेहंदी ख्वाजा नामक व्यक्ति को। किसको भाई? मेहंदी ख्वाजा नामक व्यक्ति को हुमायूं के स्थान पर मुगल शासक बनाने का तय किया गया या निश्चय किया गया। आगे चलकर हुमायूं दोस्तों बाबर का उत्तराधिकारी बन जाते हैं, यानी हुमायूं को ही राजा चुन लिया जाता है। तो हुमायूं एक ऐसा मुगल शासक भी था जिसने अपने पिता की वसीयत का जो बंटवारा था वो अपने भाइयों में नैतिक रूप से किया था भाई। कहने का मतलब यह है कि जब बाबर की मृत्यु हो जाती है
तब बाबर के ये जो 4 बेटे थे, पता है कौन थे बाबर के 4 बेटे? ये थे दोस्तों, एक तो हुमायूं, एक था कामरान, एक अस्करी और एक हिंदाल। ये 4 तो थे सगे भाई। और एक ही जो मिर्जा सुलेमान था ना, ये मिर्जा सुलेमान, यह हुमायूं का चचेरा भाई था। तो बाबर की मृत्यु हो जाने के बाद में जब हुमायूं शासक बना या हुमायूं भारत में मुगल बादशाह बना, तो हुमायूं ने बाबर के जो पूरा साम्राज्य था, उस पूरे साम्राज्य पर अकेले ने अधिकार करने के बारे में नहीं सोचा भाई। इसने ये ख्याल नहीं आया इसके दिमाग में कि पूरे साम्राज्य को मैं अकेला ही हड़प लूं। यहां हुमायूं ने दोस्तों अपनी उदार नीति दिखाई है भाई, या अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है। इसने अपने सभी भाइयों में बाबर का जो साम्राज्य था उसका ठीक तरीके से विभाजन किया। हुमायूं ने साम्राज्य का बंटवारा इस प्रकार किया भाई। हुमायूं खुद तो बाबर की स्थान पर या बाबर की जगह भारत में मुगल बादशाह बन गया, और जो इसका भाई था कामरान, इस कामरान को काबुल और कांधार दे दिया भाई। काबुल और कांधार। क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि हुमायूं ने अपने भाई कामरान को कहां का शासक बनाया? इसे काबुल अथवा कांधार का शासक बनाया। या जो 2 क्षेत्र थे, ये एक तो काबुल और एक कांधार, ये दोनों क्षेत्र इसने कामरान को दिए। ये जो अस्करी था इसका दूसरा भाई, इसको संभल दिया गया भाई। अस्करी को कहां का राजा बनाया इसने? संभल का राजा बनाया। और जो हिंदाल था, इसका भाई जो हिंदाल था, इसको मेवात का राजा बनाया। भाई हिंदाल को तो मेवात का राजा बनाया, अस्करी को संभल का राजा बनाया, और कामरान को काबुल और कांधार का राजा बनाया। और स्वयं हुमायूं भारत में बाबर का उत्तराधिकारी बना। ठीक है दोस्तों, ये जो मिर्जा सुलेमान था, यह हुमायूं का सगा भाई नहीं था भाई, यह हुमायूं का चचेरा भाई था। तो हुमायूं ने अपने चचेरे भाई को भी अपने पिता की जायदाद में से हिस्सेदारी दी थी भाई, वसीयत में से हिस्सेदारी दी थी। और मिर्जा सुलेमान को बदख्शा का शासक बनाया था भाई। कहां का शासक बनाया था भाई मिर्जा सुलेमान को? इसे बदख्शा का शासक बनाया था। एक बार दोबारा देख लीजिए। बाबर की मृत्यु के बाद में हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत को अपने भाइयों में बराबर बांटा था भाई। भाई कामरान को तो काबुल और कांधार दिया, भाई अस्करी को संभल की जायदाद दी, हिंदाल को मेवात का राजा बनाया, और चचेरे भाई मिर्जा सुलेमान को बदख्शा का राजा बनाया, और खुद हुमायूं भारत में बाबर का उत्तराधिकारी बना। अब देखिए दोस्तों, हुमायूं के शासनकाल की प्रमुख लड़ाइयां प्रारंभ होती है। हुमायूं का जीवन काल युद्धों से भरा हुआ था। हुमायूं ने अनेक लड़ाइयां लड़ी थी बाबर की तरह। तो देखिए कौन कौन सी लड़ाइयों का सामना हुमायूं को करना पड़ा भाई। हुमायूं के जीवन काल का पहला जो प्रमुख युद्ध था वह था दोहरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध था भाई? दोहरिया का युद्ध। दोस्तों ये दोराई का युद्ध नहीं है, दोराई का युद्ध तो औरंगजेब करता है भाई। दोराई का युद्ध तो कौन लड़ता है? औरंगजेब। ये दोहरिया का युद्ध है। तो दोहरिया का युद्ध कब हुआ था भाई? 1532 ईस्वी में। हुमायूं के बादशाह बनने के 2 साल बाद में दोहरिया का युद्ध हुआ 1532 ईस्वी में। यह युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ भाई। महमूद लोदी को तो जानते हो आप, ये इब्राहिम लोदी का भाई था भाई महमूद लोदी। और खानवा के युद्ध में ये बाबर के खिलाफ महाराणा सांगा के साथ लड़ा था भाई, यानी महाराणा सांगा की तरफ था ये और बाबर के खिलाफ लड़ा था ये खानवा के युद्ध में। तो इब्राहिम लोदी यानी इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों हुमायूं जीत जाता है भाई। इस युद्ध में जीत किसकी होती है? हुमायूं की। इसके कुछ दिनों पश्चात हुमायूं को एक और युद्ध का सामना करना पड़ता है भाई, और उस युद्ध का नाम है मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का युद्ध हुआ था अप्रैल 1532 ईस्वी में, यानी 1532 ईस्वी में ही हुमायूं को दूसरे युद्ध का सामना करना पड़ा या दूसरी लड़ाई झेलनी पड़ी। मंदसौर का युद्ध अप्रैल 1532 में किस किस के बीच में हुआ था भाई? यह युद्ध एक तो हुमायूं के बीच में, यह भारत में मुगल बादशाह था, और बहादुर शाह के बीच में भाई। यह बहादुर शाह दोस्तों गुजरात का शासक था। कहां का शासक था? गुजरात का शासक। ये वही बहादुर शाह है जिसने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, और इसके समय कर्मावती ने जोहर किया था भाई। किसने किया था? कर्मावती ने जोहर किया था। तो हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में भी शत्रुता थी। तो हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में अप्रैल 1532 ईस्वी में मंदसौर का युद्ध हुआ।
आपको बता दूं, ये मंदसौर स्थान मध्य प्रदेश में पड़ता है भाई। मंदसौर स्थान भारत के कौन से राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसी मंदसौर जिले में चंबल नदी के ऊपर गांधी सागर बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? गांधी सागर बांध। आपसे पूछ रहे जाए कि भारत में गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। कहां स्थित है? मंदसौर, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के इस मंदसौर स्थान पर अप्रैल 1532 में हुमायूं और बहादुर शाह, जो गुजरात का शासक था, इसके बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी दोस्तों हुमायूं जीत गया भाई। इस युद्ध में भी कौन जीत गया? हुमायूं जीत गया। लेकिन जो ये बहादुर शाह था ना दोस्तों, ये बहादुर शाह जब ये हार गया, जब हुमायूं इसको मारने का प्रयास कर रहा था या इसको बंदी बनाने का प्रयास कर रहा था, उस समय दोस्तों बहादुर शाह हुमायूं के चुंगल से निकलकर भाग जाता है भाई। और भागकर यह पुर्तगालियों के पास चला जाता है और उनके पास में शरण ले लेता है भाई। किसके पास है? पुर्तगालियों के पास जाकर शरण ले लेता है बहादुर शाह, जहां समुद्र में डूबने से बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। दोबारा देख लीजिए एक बार। बाबर का पहली लड़ाई दोराई का युद्ध था 1532 ईस्वी में। यह युद्ध हुमायूं और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं जीत जाता है। हुमायूं की दूसरी प्रमुख लड़ाई थी मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का युद्ध अप्रैल 1532 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच में हुआ। इन दोनों युद्धों में हुमायूं की जीत हुई। जब हुमायूं से बहादुर शाह निकलकर भाग गया या इससे बचकर भाग जाता है, तो ये पुर्तगालियों के पास जाके शरण लेता है, जहां समुद्र में डूबने से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे की जानकारी देखिए। अब ये जो बहादुर शाह है, इसको तो ये पराजित कर देता है, लेकिन हुमायूं बहादुर शाह का खजाना प्राप्त करना चाहता है भाई। और बहादुर शाह का खजाना इसको मिलता है एक संधि के माध्यम से। उस संधि का नाम था दोस्तों चंपानेर की संधि। क्या नाम था उस संधि का? चंपानेर की संधि। तो चंपानेर की संधि कब हुई थी भाई? जुलाई में हुई थी, और ये 1535 ईस्वी में हुई थी। जुलाई 1535 में। दोस्तों इतिहास में दो बार चंपानेर की संधि हुई है। एक बार तो चंपानेर की संधि महाराणा कुंभा के खिलाफ हुई थी भाई। महाराणा कुंभा के खिलाफ मालवा और जो गुजरात के शासक थे, उन्होंने मिलकर चंपानेर की संधि की थी और उन्होंने यह तय किया था कि हम गुजरात और मालवा मध्य प्रदेश की दोनों सेनाएं मिलकर महाराणा कुंभा को पराजित करेंगे। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ दोस्तों? महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा इन दोनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया भाई, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। एक तो वो हुई थी चंपानेर की संधि, और एक दोस्तों ये हुमायूं के समय हुई थी चंपानेर की संधि। हुमायूं के समय चंपानेर की संधि जुलाई 1535 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1535 ईस्वी में। तो जुलाई 1535 में हुई चंपानेर की संधि के अनुसार हुमायूं ने इख्तियार दिन के साथ संधि की भाई। ये संधि किसके साथ की थी? इख्तियार दिन के साथ। और इस संधि के साथ इसने बहादुर शाह का खजाना प्राप्त किया भाई। तो दो सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं कि हुमायूं जो तत्कालीन मुगल बादशाह था, इसने गुजरात के शासक बहादुर शाह का खजाना कैसे प्राप्त किया भाई? इसने चंपानेर की संधि की थी इख्तियारुद्दीन के साथ जुलाई 1535 में, और इसी संधि के तहत इसने बहादुर शाह का खजाना प्राप्त किया। हुमायूं के शासनकाल में दोस्तों ये जो मेवाड़ की रानी थी कर्मावती, आपको बता दूं ये जो कर्मावती थी ये हाड़ी रानी थी भाई, हाड़ौता वंश की राजकुमारी थी, जबकि ये पत्नी थी मेवाड़ के महाराणा सांगा की। तो मेवाड़ के महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने हुमायूं के पास मदद के लिए राखी भेजी थी भाई। मदद के लिए क्या भेजी थी? राखी भेजी थी। यानी इसने कर्मावती ने हुमायूं को अपना भाई माना था। कब भाई? कहानी 1533-34 की है। कहानी कब की है भाई? 1533 और 1534 ईस्वी की है। 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया भाई, या चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया। इस समय जो चित्तौड़गढ़ का शासक था ये रानी कर्मावती का बेटा था, जो नाबालिग था, कम उम्र का था। तो कर्मावती ने क्या किया? अपने बेटे को तो अपने पीहर भेज दिया भाई, अपने बच्चे के ननिहाल भेज दिया गया, हाड़ौती भेज दिया गया, उन्हें बूंदी भेज दिया गया। और पीछे से क्या हुआ? 1533 में जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया,
तब तो कर्मावती ने रणथंभौर का दुर्ग देकर बहादुर शाह के साथ संधि कर ली भाई, और उस दिन तो मुसीबत टल गई। यानी जब रणथंभौर मिल गया बहादुर शाह को तो उसने आक्रमण करने से मना कर दिया। लेकिन 1534 ईस्वी में बहादुर शाह ने फिर से आक्रमण कर दिया, चित्तौड़ पर दूसरा आक्रमण कर दिया। इस बार बहादुर शाह से संधि करने के लिए कर्मावती के पास में कोई विशेष जागीर थी नहीं या कोई विशेष उपाय था नहीं, तो बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ को लूटने का प्रयास किया। तो उस समय जो बाघ सिंह था प्रतापगढ़ का, उसने तो किया सैनिकों के साथ मिलकर केसरिया, और ये जो रानी कर्मावती है इसने किया भाई जौहर। ठीक है, और ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था भाई। इससे पहले चित्तौड़गढ़ का पहला साका रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह के समय किया गया था 1503 ईस्वी में भाई। 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, 1503 नहीं था, 1303 ईस्वी में था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले तो रणथंभौर पे आक्रमण किया था, वहां राजस्थान का पहला साका हुआ था 1301 ईस्वी में। हमीरदेव चौहान ने तो केसरिया किया था, और जो उसकी रानी थी रंग देवी उसने जौहर किया था। ठीक है, और ये दूसरा साका हुआ था जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका माना जाता है भाई। ठीक है, तो यहां 1534 ईस्वी में कर्मावती ने तो जौहर किया, और प्रतापगढ़ यानी देवलिया के जो रावत थे बाघ सिंह, उन्होंने केसरिया किया। तो यहां कर्मावती ने राखी भेजी थी हुमायूं के पास मदद के लिए जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया। तो दोस्तों जो हुमायूं है ये समय पर नहीं पहुंच पाता है और कर्मावती को मजबूरन जौहर करना पड़ता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वो हाड़ी रानी कौन थी जिसने मदद के लिए हुमायूं के पास राखी भेजी थी? वो हाड़ी रानी दोस्तों कर्मावती थी, जो महाराणा सांगा की पत्नी थी। ये कई बार दोस्तों एग्जामों के अंदर सवाल पूछ लिया गया है। रीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी ऐसे क्वेश्चनों को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अपना जो सिलेबस है रीट का उसमें साफ साफ ये बात कही गई है कि मुगल राजपूत संबंध, स्पेशल रूप से तो मुगलों का राजपूत वंश से जो संबंध रहा है वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों कि हुमायूं को राखी किसने भेजी थी मदद मांगने के लिए? कर्मावती ने। किसने भेजी थी भाई? कर्मावती ने। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में कब कब आक्रमण किए थे, कहां कहां आक्रमण किए थे, शेरशाह सूरी ने कौन सा आक्रमण किया था, और उन आक्रमणों के दौरान क्या क्या विशिष्ट प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों से दोस्तों आपको परिचित होना चाहिए और उनको ठीक तरीके से बारीकी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना है। आगे देखिए दोस्तों, अब दोस्तों ये जो कर्मावती प्रकरण के बाद में यहां चौसा का युद्ध होता है भाई। किसका युद्ध होता है? चौसा का युद्ध। और चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में। ये जो चौसा का युद्ध है ना, ये हुमायूं के ऊपर खतरा है भाई। क्या था? खतरा मंडरा रहा था हुमायूं के ऊपर। और चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर खान के बीच में। हुमायूं और शेर खान के बीच में चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में। और इस युद्ध में दोस्तों शेर खान जीत जाता है भाई। कौन जीत जाता है? शेर खान जीत जाता है। जो हुमायूं है शेर खान से बचने के लिए यहां गंगा नदी में कूद जाता है भाई। कौन सी नदी में कूद जाता है? गंगा नदी में कूद जाता है, जहां निजाम बिस्ती नामक व्यक्ति ने उसको बचाया। जब शेर खान पीछे पड़ गया हुमायूं को मारने के लिए, तो हुमायूं अपने बचने के लिए हुमायूं इस शेरशाह सूरी शेर खान से बचने के लिए घोड़े से गंगा नदी में कूद जाता है, और जहां निजाम बिस्ती नामक व्यक्ति इसको बचाता है। बाद में आगे चलकर हुमायूं निजाम बिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाता है भाई। और जब निजाम बिस्ती एक दिन का बादशाह बनता है तब यह चमड़े के सिक्के जारी करता है। काफी अच्छा सवाल है कि हुमायूं ने किस व्यक्ति को उसकी जान बचाने पर एक दिन का बादशाह बनाया था? निजाम बिस्ती को। और बादशाह मुगल जो साम्राज्य था उसमें हुमायूं ने किस व्यक्ति को बादशाह बनाया था एक दिन का, जिसने चमड़े के सिक्के जारी किए थे? उस व्यक्ति का नाम था भाई निजाम बिस्ती। क्या नाम था? निजाम बिस्ती। तो ये तो बात थी चौसा के युद्ध के बाद में हुमायूं के कहानी की। अब रही बात दोस्तों शेर खान की। ये जो शेर खान है इसने युद्ध के मैदान में ही राज्याभिषेक करवाया। तो सवाल अच्छा बन सकता है कि वह कौन था जिसने युद्ध के मैदान में ही राज्याभिषेक करवा लिया था? उस व्यक्ति का नाम था भाई शेर खान। और यहां इसने उपाधि ग्रहण कर ली थी शेर शाह की उपाधि। किसकी उपाधि भाई? शेर शाह। तो शेर खान ने चौसा के युद्ध के मैदान के अंदर ही अपना राज्याभिषेक करवाया,
और यहां इसने शेर शाह की उपाधि ग्रहण की। चौसा के युद्ध में शेर खान तो जीत जाता है और हुमायूं पराजित हो जाता है। अब यहां दोस्तों इस समय हुमायूं बच तो जाता है, लेकिन थोड़े समय पश्चात में या थोड़े समय बाद हुमायूं को एक बार फिर सामना करना पड़ता है भाई शेर शाह सूरी का ही या शेर खान का। और जिस युद्ध में इसको सामना करना पड़ा उसका नाम था कन्नौज का युद्ध। इस कन्नौज के युद्ध को इतिहास में बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। आप कन्नौज का युद्ध कह दीजिए चाहे बिलग्राम का युद्ध कह दीजिए। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध चौसा के युद्ध के जस्ट 1 वर्ष बाद हुआ था भाई, 1540 ईस्वी में। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। और यह युद्ध भी मुगल बादशाह हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था भाई। इस युद्ध में भी शेर शाह सूरी या शेर खान जीत जाता है और हुमायूं को इस समय भारत से निर्वासित होना पड़ता है भाई। ये जो शेर शाह सूरी है जब हुमायूं के पीछे पड़ जाता है तो हुमायूं को भारत से बाहर निकलना पड़ता है भाई। शेर शाह सूरी से अपने प्राण बचाते हुए हुमायूं भारत से बाहर निकल जाता है, या शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद भारत से निर्वासित कर दिया, भारत से भगा दिया। जब हुमायूं अपने सैनिकों या अपने जो वफादार कुछ व्यक्ति थे उनके साथ भारत से बाहर निकल रहा था भाई, सीमाओं से बाहर जा रहा था, तब ये जब मारवाड़ से गुजर रहा था उस समय दोस्तों मारवाड़ के शासक थे मालदेव जो राव गंगा के बेटे थे। तो ये मालदेव यहाँ शासक थे उस टाइम पे जोधपुर के यानी मारवाड़ के। तब मालदेव ने कहा था इस हुमायूं को कि भाई आप दिल्ली चले जाएं। कहां चले जाएं? दिल्ली क्या, आप बीकानेर चले जाएं और बीकानेर रियासत में जाके आप वहां ठहराव कर लीजिए, कुछ दिनों तक रुक जाइए आप, फिर अपन मिलके शेर शाह सूरी को हरा देंगे। ठीक है। तो मालदेव ने आमंत्रित किया था हुमायूं को इस टाइम पे, लेकिन हुमायूं माना नहीं। यहां पर हुमायूं अपने एक पुस्तकालय अध्यक्ष था, उसका नाम था मिल्ला सुर्ख खान। तो उस मुल्ला सुर्ख के कहने पर, पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पर हुमायूं मालदेव के पास नहीं आता है भाई, या मालदेव की मदद नहीं लेता है, और उसके कहने पर वह भारत से बाहर चला जाता है, कामरान के पास चला जाता है भाई, अपने भाई कामरान के पास। ये रहा कामरान, ये इसका भाई था ना कामरान, जो काबुल और गांधार का राजा बनाया था हुमायूं ने इसको। तो इसके पास में मदद लेने के लिए चला जाता है, लेकिन कामरान मना कर देता है इसको कि मैं मदद नहीं करूंगा या मैं तेरी सहायता नहीं करूंगा। तो मालदेव ने आमंत्रित किया तो इसकी सहायता तो हुमायूं ने ली नहीं। जब ये भाई कामरान के पास में गया तो भाई कामरान ने तो मना कर दिया कि मैं तो तुझे मदद नहीं दूंगा। अब देखिए दोस्तों आगे क्या हुआ हुमायूं के साथ। हुमायूं ने क्या किया दोस्तों, अब इस समय जब हुमायूं को शरण मिली वीरसाल के राजा वीरसाल के पास। राजा वीरसाल पाकिस्तान में अमरकोट का शासक था भाई। कहां का शासक था? पाकिस्तान में अमरकोट का शासक था राजा वीरसाल। तो राजा वीरसाल के महलों में हुमायूं को शरण मिली, जहां इसी अमरकोट में वीरसाल के महलों में हुमायूं ने अकबर को जन्म दिया भाई, या हुमायूं के घर अकबर पैदा हुआ, हुमायूं का बेटा अकबर का जन्म हुआ। तो आपसे यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि भारत से निर्वासित होने के बाद में हुमायूं को सहायता देने के लिए मारवाड़ के किस राजा ने निमंत्रण भेजा था या किस राजा ने आमंत्रित किया था? उसका नाम था भाई जोधपुर का राजा मालदेव। तो जो हुमायूं है उसने किसके कहने पर मालदेव के आमंत्रण या निमंत्रण को ठुकरा दिया था भाई? अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पर। भारत से निर्वासित होने के बाद में हुमायूं किसके पास जाता है मदद लेने के लिए? अपने भाई कामरान के पास जाता है मदद लेने के लिए। और कामरान इस समय काबुल और कांधार का शासक होता है, लेकिन कामरान इसकी मदद नहीं करता है। तो फिर आगे चलकर इसको मदद कहां मिली भाई? इसको पाकिस्तान में अमरकोट में मदद मिली भाई, और अमरकोट के राजा वीरसाल ने इसको मदद दी, जहां इन्हीं अमरकोट के महलों में इसके बेटे अकबर का जन्म हुआ। आगे चलकर ऐसा बताया जाता है कि राजा वीरसाल और हुमायूं के बीच में भी मतभेद हो जाते हैं और राजा वीरसाल भी हुमायूं को भगा देता है। कुछ समय बाद जब दर दर ठोकरे खाता रहता है, दर दर भटकते रहता है, तो अंतिम समय में भाई हुमायूं को वापस भारत में आना पड़ा, या हुमायूं का जो भारत में आने का इंतजार था वह खत्म हुआ, और भारत में ऐसी स्थिति या ऐसी दशाएं बन गई
कि अब हुमायूं भारत में प्रवेश कर सकता था। ऐसी दशाएं क्या थी भाई? यह दशाएं ऐसी थी दोस्तों कि इस समय एक तो शेरशाह सूरी मर चुका था, या शेरशाह सूरी का देहांत हो चुका था, और शेरशाह सूरी ही हुमायूं का भारत में मुख्य विरोधी था। तो शेरशाह सूरी के बाद में उसका बेटा इस्लाम शाह शासक बना था भाई। कौन बना? इस्लाम शाह। और इस्लाम शाह की भी मृत्यु हो जाती है, और इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाने के बाद में उसके 3 बेटे थे भाई, और वो तीनों बेटे उसके उत्तराधिकारी बने। उनमें से जो मुख्य शासक था वह सिकंदर शाह सूर था भाई। कौन था? सिकंदर शाह सूर या सिकंदर शाह सूरी था। तो सिकंदर शाह सूरी को हुमायूं आसानी से हरा देता है और वापस भारत में मुगल बादशाह की गद्दी पर बैठ जाता है। आपसे सवाल पूछ ले कि दूसरी बार हुमायूं भारत में शासन कब से प्रारंभ करता है? 23 जुलाई 1555 ईस्वी को। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं भारत में दोबारा गद्दी पर बैठता है, या राजगद्दी पर बैठता है। तो राजगद्दी प्राप्त करने से पहले हुमायूं को 2 लड़ाइयां लड़नी पड़ी भाई, 2 मुख्य युद्ध लड़ने पड़े। कौन कौन से थे वो? एक तो था मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था मई 1555 ईस्वी में। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था भाई? मई 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। हुमायूं और हुमायूं के यहां इस युद्ध में आमने सामने टक्कर में यह विरोधी 2 व्यक्ति थे भाई, एक तो तातर खान और एक हेबात खान। ये तातर खान और हेबात खान सिकंदर शाह सूर के सेनापति थे भाई। ठीक है, तो सिकंदर शाह सूर के 2 सेनापतियों ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में भाग लिया हुमायूं के खिलाफ। उन 2 सेनापतियों का नाम था, एक का तो नाम था तातर खान और दूसरे का नाम था हेबात खान। 1555 ईस्वी में या मई 1555 ईस्वी में हुए इस मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं जीत जाता है। इसके कुछ दिनों बाद में आगे ही जून 1555 ईस्वी में ही एक और युद्ध होता है हुमायूं का सिकंदर शाह सूर के साथ। उस युद्ध का नाम था भाई सरहिंदी का युद्ध। क्या नाम था? सरहिंदी का युद्ध। पूछ लिया जाए सरहिंदी का युद्ध कब हुआ था भाई? जून 1555 ईस्वी में। सरहिंदी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? हुमायूं और इस्लाम शाह सूर के बेटे सिकंदर शाह सूर के बीच में हुआ था। इस सरहिंदी के युद्ध में भी कौन जीत गया भाई? हुमायूं जीत गया। अर्थात मच्छीवाड़ा के युद्ध में और सरहिंदी के युद्ध में, दोनों युद्धों में 1555 ईस्वी में सिकंदर शाह सूर को मात दे चुका था। कौन भाई? हुमायूं। और हुमायूं के लिए अब भारत में सत्ता संभालना आसान हो गया था। इसके सामने जितने भी जो विरोधी थे उनको इसने रास्ते से हटा दिया था। ठीक है, अब ये जो सरहिंदी का युद्ध हुआ था ना, इसका जीत का श्रेय किसे दिया गया भाई? सरहिंदी के युद्ध के जीत का श्रेय अकबर को दिया गया भाई। किसको दिया गया? अकबर को। तो अकबर से प्रसन्न होकर, अकबर से खुश होकर हुमायूं ने इसे पंजाब का गवर्नर बना दिया भाई। कहां का प्रशासक बना दिया? पंजाब का प्रशासक या पंजाब का गवर्नर बना दिया। और यहां अकबर का संरक्षक बना दिया इसने बहराम खान नामक व्यक्ति को। अकबर का संरक्षक कहां बना दिया? पंजाब के गवर्नर के तौर पर बहराम खान को बना दिया। और अकबर को कौन सी जीत का श्रेय दिया था भाई हुमायूं ने? सरहिंदी के युद्ध में। आगे की जानकारी देखिए। अब दोस्तों हुमायूं की जो जीवन लीला है वो समाप्त होने की कगार पर है। जब हुमायूं दूसरी बार राजा बना 23 जुलाई 1555 ईस्वी को, तो 1556 ईस्वी में, जनवरी 1556 ईस्वी में ही इसकी मृत्यु हो जाती है भाई। और केवल 6 महीने का शासन कर पाता है दूसरी बार ये। तो इसके दूसरे शासनकाल को 6 माह का शासन बताया जाता है, क्योंकि 23 जुलाई 1555 को तो ये राजा बना और जनवरी 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों हुमायूं की मृत्यु देखिए किस प्रकार से हुई है। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दोस्तों, उसका जो पुस्तकालय था, उसकी जो लाइब्रेरी थी, उसे दीन पनाह भी कहा जाता है, या उसे इसने शेर मंडल भी नाम दिया है। तो अपने पुस्तकालय दीन पनाह या शेर मंडल की सीढ़ियों से ये नीचे उतर रहा था, तो सीढ़ियों पे गिरने के कारण ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इस विषय में इतिहासकार लेनपुन ने देखो हुमायूं के बारे में क्या कहा है भाई। लेनपुन ने हुमायूं के बारे में कहा है कि हुमायूं एक ऐसा मुगल बादशाह था जो जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरों में ही मर गया, या ठोकर खाते हुए ही मर गया, या ठोकर से ही मर गया। तो यह सवाल पूछा जा सकता है कि हुमायूं के बारे में ऐसा किसने कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा या ठोकरें खाता रहा और अपने अंतिम समय में भी ठोकर खाते हुए या लड़खड़ाते हुए ही मर गया।
ऐसा कहा है भाई लेनपुन ने। किसने कहा है? लेनपुन ने। सवाल दोस्तों लेनपुन से भी किया जा सकता है कि लेनपुन ने ऐसा किस मुगल बादशाह के बारे में कहा है कि वह मुगल बादशाह जिंदगी भर ठोकरें खाते रहा और अंत में ठोकर खाकर लड़खड़ाता हुआ मर गया। वो शासक कौन था भाई? हुमायूं था। कौन था? हुमायूं। आपको दोस्तों एक और सवाल ध्यान रखना है, आपसे पूछ ले जाए कि हुमायूं नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? हुमायूं नामा पुस्तक लिखी थी गुलबदन बेगम ने। किसने लिखी थी भाई? गुलबदन बेगम। बहुत ही अच्छा सवाल पूछ ले जाए कि हमें हुमायूं के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? ज्यादातर हुमायूं नामा पुस्तक से। और हुमायूं नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? गुलबदन बेगम के द्वारा। आपसे पूछ ले जाए बाबर नामा या तुजुक ए बाबरी किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? वो तो खुद बाबर की आत्मकथा थी, यानी बाबर के द्वारा लिखी गई थी और तुर्की भाषा में लिखी गई थी। दोस्तों ये जो हुमायूं था एक ऐसा शासक था, ये दोस्तों नक्षत्र में ज्यादा विश्वास रखता था या ज्योतिष में ज्यादा विश्वास रखता था, इसलिए यह सप्ताह के 7 दिन 7 अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था या अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि दिल्ली का वह मुगल बादशाह कौन था जो ज्योतिष में ज्यादा विश्वास रखता था, ज्यादा आस्था रखता था और सप्ताह के 7 दिनों में 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था? उसका नाम था हुमायूं। क्या नाम था भाई? हुमायूं। दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको हुमायूं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है और आपको लगता है कि ये जानकारियां आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर आ सकती है या कंपटीशन एग्जाम में आपको सफलता दिलाने में मदद कर सकती है, तो दोस्तों अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने इसी YouTube चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद।